अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। जैसा कि आप आजकल जो है वो ब्लास्फेमी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे इस्लामिक स्टेट के अंदर जो है वो पब्लिक के ऊपर जो है वो हावी है बहुत ज़्यादा। तो बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझ पे ये ऑब्लिगेशन है कि मैं क्लैरिफाई करूं कि जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए कि ब्लास्फेमी लॉज क्या हैं, पाकिस्तान पीनल कोड में उनकी सजाएं क्या हैं, कब ब्लास्फेमी लॉज की डेफिनेशन में कोई भी ऑफेंस फॉल करता है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किस एक्ट को आप ऑफेंस की डेफिनेशन में ला सकते हैं और उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, कौन पर्सन है, कौन मुफ्ती है जो फतवा इशू कर सकता है, फतवे की लीगल जो बेसिस हैं वो क्या हैं, और फतवा जो है इस्लामिक लॉज में या पाकिस्तानी क्रिमिनल लॉज में या किसी भी लॉ में उसकी क्या हैसियत है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कोई भी शख्स जो फतवा इशू करता है या कर सकता है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि कोई शख्स किन पैरामीटर्स पे पूरा उतरता है कि उसका फतवा जो है वो इस्लामिक लॉ में या शरीयत में उसको जो है वो इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। उस क्वालिफिकेशन के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो है वो कुछ जो है वो कमेंट्स में पूछे गए कि अगर फतवा कोई इशू करता है तो उसको, अगर कोई गलत फतवा इशू करे तो उसमें किसके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो उसको कर्टेल करे। तो सबसे पहले हम रोल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो है वो उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के ऊपर, जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर एलिगेशन लगा ब्लास्फेमी का, कि डेरोगेटरी रिमार्क्स का, कि ऑनरेबल इज्जत मआब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट जो है वो डेरोगेटरी रिमार्क्स जो हैं वो अलेजिडली इशू किए गए, जो कि डिफरेंट जो है वो तबका फिक्र के जो लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए। हम स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस के ऊपर बात करेंगे बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट कि कौन से स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस हैं जो क्रिमिनल लॉ में, पाकिस्तानी लॉज में रिक्वायर्ड हैं किसी भी ऑफेंस को प्रूव करने के लिए। और इस्लामिक लॉ में, क्योंकि ये जो ब्लास्फेमी लॉज हैं पाकिस्तानी लॉज के अलावा शरीयत में भी इनकी जो है वो कुछ सजाएं हैं, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तब आप किसी शख्स के ऊपर हद लागू कर सकते हैं। तो हद लागू करने के प्रिंसिपल्स क्या हैं, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में उसके प्रिंसिपल्स क्या दिए गए हैं और पाकिस्तानी लॉज में उनके प्रिंसिपल्स क्या दिए गए हैं, हम उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया कि अगर खुदा ना खास्ता, जैसे नॉर्मली अगर किसी मौलवी को किसी दूसरे सेक्ट के साथ प्रीवियस एनमाइटी है, कोई उनके साथ डिफरेंसेस हैं, या कोई भी उनके साथ कोई भी उनके जो है वो इख्तलाफात हैं, या कोई शर पसंद अनासर जो मुफ्ती जिनको नॉलेज ऑफ इस्लामिक लॉ का इतना जो है वो इल्म नहीं है उनको इस्लाम का, उसके अलावा लैक ऑफ नॉलेज है किसी भी एंगल से, फिर उनके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है फतवा इशू करने की, लेकिन वो लोग जो हैं इसको फतवे को या ब्लास्फेमी लॉज को मिसयूज करते हैं, एफआईआर्स, फेक एफआईआर्स लॉन्च करते हैं। तो उन फेक एफआईआर्स में उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी और उनके खिलाफ आप कैसे जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर कोई किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है, झूठी एफआईआर कराता है, झूठा एलिगेशन लगाता है किसी को डिफेम करने के लिए, किसी उसको इंजरी पहुंचाने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, या किसी भी तरह से कोई अल्टीरियर मोटिव पूरा करने के लिए अगर कोई शख्स इल्जाम तराशी करता है या फॉल्स एफआईआर कराता है, तो उनकी क्या सजा है, क्या पनिशमेंट प्रोवाइडेड है पाकिस्तानी लॉज में, पाकिस्तान पीनल कोड में, और उनको जो है वो प्रूव करने का क्या तरीका है। हम वन बाय वन इंशाल्लाह इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आज की मेरी वीडियो जितने लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए भी जरूरी है, जितने इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह ये बड़ी फ्रूटफुल होने वाली है। उसके अलावा जो हमारी जनरल पब्लिक है, जो इन जो मौलानाज हैं या हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स जो प्रीवियस एनमाइटीज को जो है वो या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठी ब्लास्फेमी की एफआईआर्स या एलिगेशंस लगाते हैं या फॉल्स एफआईआर्स कराने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए जो है वो जनरल पब्लिक के लिए जरूरी है ताकि उनको पहचाने और उनके अगेंस्ट क्रिमिनल कार्रवाई हो और उनको पनिश किया जाना चाहिए, ताकि आइंदा जो है वो
इस्लाम की तरफ कोई भी दूसरे जो भी मजाहिब हैं या डिफरेंट जो ममालिक हैं वो हमारे पाकिस्तान की तरफ जो है वो नेगेटिव कमेंट्स करने से अवॉइड करें कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का जो है वो एक कंप्लीट सेटअप मौजूद है, सिर्फ उसको इंप्लीमेंट कराना जरूरी है कि आप किसी भी इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट या किसी भी ऐसे लेमैन के अगेंस्ट जिससे आपको नफरत है या जिसके साथ आपके डिफरेंसेस हैं या कोई भी एनमाइटी है, तो आप उसको जो है वो किसी गलत या फॉल्स एलिगेशंस में या फॉल्स केसेस में ना उलझाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर इंशाल्लाह होने जा रहा है हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल के ब्लास्फेमी लॉज जो हैं वो क्या क्या हैं या कौन कौन से ब्लास्फेमी के अंडर जो है वो डेफिनेट, क्योंकि एक जनरल टर्म है ब्लास्फेमी लॉज, उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं ब्लास्फेमी लॉज की वो हैं जी 295A टू 298C तक जो है वो ये फर्दर जो है वो कंटिन्यू रहते हैं। उसमें अगर कोई शख्स डेरोगेटरी रिमार्क्स फॉर एग्जांपल जो है वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड या किसी भी रिलीजन के खिलाफ अगर कोई शख्स उनकी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए डेलिबरेटली अगर कोई शख्स कोई ऐसी बात करता है जिससे किसी दूसरे रिलीजन को हर्ट होता है तो वो 295A में पनिशेबल है, ऑफेंस है। नंबर 2, अगर कोई शख्स कुरान पाक की बेहुरमती करता है इंटेंशनली तो उस शख्स के अगेंस्ट 295B में FIR लॉन्च होती है जिसकी सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट है। अगर कोई शख्स इज्जत मआब ऑनरेबल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के अगेंस्ट कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स जो है वो देता है, उनकी तौहीन करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए 295C ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड के अंडर पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है। वैसे इसमें सेक्शन में लाइफ इंप्रिजनमेंट भी है, लेकिन फेडरल शरीयत कोर्ट ने उसको जो है वो एंटी इस्लामिक करके जो है वो नलिफाई किया, तो इसमें डेथ सेंटेंस जो है वो पनिशमेंट है 295C में। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो जनरल पब्लिक के समझने की भी है, लॉयर्स और लीगल प्रैक्टिशनर्स और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी समझने के लिए है, और इवन जो मुफ्तियान कराम और उलेमा हैं जिन्होंने अरबिक का सारा इल्म हासिल किया उनके लिए भी जरूरी है कि 295C जो है पाकिस्तान पीनल कोड का, जिसमें हद लागू करने की बात हो रही है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स, उसका सबसे पहला इसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि कोई भी शख्स डेलिबरेटली इंटेंशनली, जिसमें मेंजरिया भी होना चाहिए, एक्टसरिया भी होनी चाहिए, उसके अंदर किसी भी रिलीजियस जो क्लास है उसके जो है वो उनकी फीलिंग्स हर्ट भी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई नुकसान होना जरूरी है, तब वो ऑफेंस की डेफिनेशन में, ऑफेंस की जो है वो डिफेंस में उसकी डेफिनेशन में आता है, और फिर वो पनिशेबल अंडर पाकिस्तान पीनल कोड भी हो तो तब वो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है जो पाकिस्तान पीनल कोड में प्रोवाइडेड है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के केस में ना ही कोई डेलिब्रेट इंटेंशन थी जिसमें उसने पर्सनली कोई जो है वो डेरोगेटरी रिमार्क देने की कोशिश की हो, तो आंसर इज नो। सेकंड बात, उसके अंदर ऑफेंस जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होता क्योंकि ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स उस पर कंप्लीट नहीं होते। थर्ड वन ये कि कोई शख्स अगर कोई किसी चीज की एग्जाम्पल दे के किसी को समझा रहा है और वो एग्जाम्पल बिल्कुल दुरुस्त हो कि किसी फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन जो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ओपिनियन रखते हों, जैसे कुछ ओपिनियन रखते हैं कि जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह का बेटा है, कोई उसको कुछ और कहते हैं, बहुत सारे उनके ओपिनियंस हैं क्योंकि ऑब्वियसली तहरीफ हो चुकी हैं इंजील में। तो अब हो क्या रहा है कि ये सारे जो रिमार्क्स हैं, अब कोई शख्स किसी को एग्जाम्पलीफाई कर रहा है कि अगर कोई शख्स फॉर एग्जाम्पल अहले किताब है और अहले किताब होने के बावजूद उनके साथ निकाह जायज है, हालांकि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये रिमार्क्स रखते हैं, तो वो एग्जाम्पलीफाई हो रही है बात निकाह के बारे में या शादी के बारे में। तो अब अगर कोई शख्स थर्ड पार्टी का रेफरेंस दे के वो कर रहा है, अगर इस तरह हम उस शख्स पे 295C इंप्लीमेंट करें तो फिर क्या होगा? फिर बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट मैं आपको कहता हूं कि अगर हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे 295C को इस बात पे कर दें कि आपने किसी चीज का, किसी एक क्लास का ओपिनियन के बारे में बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ओपिनियन है, तो अगर उसके ऊपर 295C लागू करते हैं तो फिर जिस शख्स ने FIR कराई उसने वो पर्टिकुलर वर्ड्स रिमार्क्स अपनी FIR में लिखे कि उसने ये कलिमात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहे,
तो 295C उस कंप्लेनेंट पर भी लागू हुआ। फिर अगर इसको हम दुरुस्त माने तो फिर मुफ्ती वसीम अख्तर साहब ने अपनी वीडियो कल जो है वो अपलोड की। उन्होंने इस बात को दोहराया कि इंजीनियर मिर्जा जो है मोहम्मद अली मिर्जा, उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फुला 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 रिमार्क्स दिए, तो ये 295C उन पे भी लागू हुआ अगर उस डेफिनेशन को माना जाए। तो फिर अब उसके बाद कल जो वो 3 मुफ्ती जो हैं वो इकट्ठे कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके ऊपर भी ये बात कंप्लीटली लागू हुई। फिर उसके बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने वीडियो में जो क्लैरिफाई कर रहे थे कि इंजीनियर मिर्जा ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिससे ऑनरेबल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो शान में गुस्ताखी हो, तो उन्होंने भी उस बात को दोहराया, तो ये उन पे भी लागू होता है। अगर आप मुफ्ती खलील साहब को देखें, अगर आप मुफ्ती मुनीब साहब को देखें, उसके अलावा हनीफ कुरैशी साहब को देखें, उसके अलावा जितने मौलानाज जो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या इवन उसको रिबट कर रहे हैं, सबको बात बताने के लिए ये बताना जरूरी है, जैसे कि ऑफेंस में जरूरी है कि आप बताएंगे कि किस शख्स ने क्या ऑफेंस कमिट किया। तो अगर उसको आप सच माने तो फिर जितने मौलानाज इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सब के सब पे 295C लागू करके सबको एग्जीक्यूट करो और सबके ऊपर डेथ सेंटेंस इंप्लीमेंट हो जाती है। और फिर आप मुझे इसको यहां ना रोके, आगे चलें। जजिस के पास जब प्रूव करना है, हमने ऑनरेबल कोर्ट में इंजीनियर मिर्जा साहब के फॉर एग्जांपल हमने रिबट देना है, या दूसरी तरफ से उन्होंने डिफेंस करना है फॉर एग्जांपल, उन्होंने भी क्लियर वर्ड्स में क्वेश्चनिंग, क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके अलावा वहां पे पूरा प्रोसेस होगा। इस बात को 101 दफा दोहराया जाएगा। तो क्या उन सब के ऊपर जो है वो 295C लागू कर दी जाए? तो इसका आंसर है नो। तो इसका मतलब है कि जिस शख्स ने यह फतवा इशू किया, जिसके साथ जिन्होंने इसकी सपोर्ट की, उन सब के ऊपर जो है वो फॉल्स इंप्लीकेशन का, फॉल्स FIR का और फॉल्स फतवे की वजह से डिफेम करने की वजह कि जी इंजीनियर मिर्जा को डिफेम करने की कोशिश की, उसको इंजर करने की कोशिश की, प्रीवियस एनमाइटी की वजह से उसको जो है वो सोसाइटी में बदनाम करने की कोशिश की गई, उसको इलीगल फतवा इशू किया गया उसके खिलाफ, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, और डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि वो जो है मिस इंटरप्रिटेशन की गई, जानबूझ के डेलिबरेटली जो है वो उसको मिसयूज किया गया, ब्लास्फेमी लॉज को फॉल्स FIR कराई गई। तो ये जितने लोग इसमें शामिल हैं उन सब के अगेंस्ट FIRs होंगी, और मेरी रिक्वेस्ट होगी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से कि वो इंशाल्लाह जो ही बाहर आए तो पहला काम ये करें कि इन सब लोगों के अगेंस्ट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें। अब मैं बताऊंगा आपको कि फॉल्स एलिगेशन लगाने वाले के अगेंस्ट FIR अंडर विच सेक्शन होगी और कौन कौन से क्रिमिनल लॉ के स्पेशल लॉज हैं जो इनके ऊपर इंप्लीमेंट होंगे, और इन सबको सजाएं होंगी और इनको कंपनसेशन देनी पड़ेगी कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को उन्होंने फॉल्सली इंप्लीकेट किया एक फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केस में। अब ये इंशाल्लाह हम डिटेल में एंड पे डिस्कस करेंगे। अब पहली नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन हमारा था कि फतवा इशू कौन कर सकता है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह और इसके अलावा जितने स्कॉलर्स हैं उन सब ने मुत्तफिका तौर पे प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, उसूल अल फिक और उनके प्रिंसिपल्स जो हैं वो लेड डाउन किए, जो कि सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में भी और इवन शिया स्कूल ऑफ थॉट में भी तकरीबन क्वालिफिकेशन ऑफ द जूरिस्ट सेम है। तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, और मेरे जो टीचर्स थे जो इस्लामिक जूरिस्ट हैं माशाल्लाह, मतलब दे आर स्कॉलर्स, तो मैंने उनसे जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और फिक के बारे में जितना कुछ सीखा, तो मैं आज चाहूंगा कि एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ऑफ जनरल पब्लिक के लोगों को पता होना चाहिए कि फतवा कौन इशू करेगा और उसकी वैलिडिटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी प्राइवेट बॉडी या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, चाहे वो मुफ्ती है, चाहे वो आलिम है, चाहे वो कोई भी शख्स है, कोई फतवा इशू करता है तो वो नॉन बाइंडिंग है। कोई भी उसकी पाकिस्तानी लॉ में या पीनल कोड में या किसी उसमें कोई वक़्त नहीं है, अनलेस के उसको इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो स्टेट की बॉडी है वो इसको एंडोर्स करे और लेजिस्लेचर इसके ऊपर लॉ बना दे, तो वो फतवा जो है उसकी लॉ में बाइंडिंग जो अथॉरिटी है वो क्रिएट हो सकती है। अब हम आ जाते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द जूरिस्ट, यानी मुफ्ती जो है, आलिम जो है वैसे ही फतवा नहीं दे सकता, मुफ्ती जो जूरिस्ट है उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन फतवा दे सकता है?
वो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही मस्ट हैव फुल फ्लेज नॉलेज ऑफ इस्लामिक लॉ। पहला प्रिंसिपल क्या है? उसके पास कंप्लीट नॉलेज ऑफ इस्लामिक लॉ, यानी कि कुरान एंड सुन्ना का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, यानी साहा सित्ता और कुरान पाक, उसका कंप्लीट नॉलेज उसको होना चाहिए। सेकंड, वो मास्टर ऑफ फिक होना चाहिए, फकीह होना चाहिए। फकीह कौन? जिसको इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पे कमांड हो, जिसको, थर्ड वन इसका इंग्रेडिएंट है, जिसको उसूल अल फिक का पता हो। उसूल अल फिक क्या है? वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स जो फुकाहा ने, इस्लाम के जो बड़े जूरिस्ट हैं, इमाम हैं, जो जैसे इमाम अबू हनीफा हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हैं, इमाम अहमद बिन हंबल है, और उसके अलावा शिया स्कूल ऑफ थॉट में बड़े जूरिस्ट जो हैं, उन सब जूरिस्ट ने जो प्रिंसिपल्स दिए, जिनके थ्रू आप कोई भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स को, किसी भी उनको जो है वो डिड्यूस करते हैं, कुरान, सुन्ना, इजमा एंड कियास, और जो ये सारे प्रिंसिपल्स जिनके थ्रू आप कोई भी प्रिंसिपल क्रिएट करते हैं या कोई भी मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर कोई रूल इंप्लीमेंट करते हैं, उसका कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। फिर उसके बाद जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है, उसके पास एबिलिटी टू इज्तिहाद होना जरूरी है। उसको पता होना चाहिए कि इज्तिहाद कैसे करना है। कोई भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अगर कुरान पाक में क्लियरली प्रोवाइडेड नहीं है, तो फिर सुन्ना में वो सर्च करना आना चाहिए उसको। अगर अहादीस में वो चीज क्लियरली प्रोवाइडेड नहीं है या उससे रिलेटेड कोई चीज प्रोवाइडेड है, तो नेक्स्ट जो इजमा एंड कियास, उसको उनके प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, उसको ये इन सारी चीजों का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन है। ही मस्ट बी दी राइटियस पर्सन, ही मस्ट हैव ट्रुथफुलनेस, मतलब उसकी ट्रुथफुलनेस पे लोग गवाही दें कि यार ये बंदा सच्चा है। वो उसकी जो बात है वो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं, जिन लोगों ने जो है, आप ज्यादा अच्छे तरीके से अब एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कौन शख्स ट्रस्टवर्दी है या कौन ट्रुथफुलनेस है, कौन जो है वो राइटियस पर्सन है या नहीं। ये क्वालिफिकेशन ऑफ द जूरिस्ट है। फिर उसको कंटेम्पररी नॉलेज का कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए कि आजकल के मॉडर्न सोसाइटी के अंदर क्या इश्यूज हैं, आजकल के क्या मामलात हैं। उसको जो प्रीवियस प्रिंसिपल्स हैं, जो आज से 1400 साल पहले से शुरू होकर आज तक जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स ड्राइव होते जा रहे हैं, उनको कैसे आपने मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, उनके इश्यूज पता होंगे तो वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसलिए उसकी मॉडर्न सोसाइटी के बारे में ग्रिप अच्छी होनी चाहिए कि आजकल के दौर में क्या इश्यूज ज्यादा जो है वो पाकिस्तान नॉर्मल सोसाइटी में जो है वो चल रहे हैं। फिर उसकी एबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी जो यानी साउंडनेस ऑफ माइंड इतना होना चाहिए उसके अंदर, उसकी ब्रिलियंस इतनी होनी चाहिए कि उसके इन प्रिंसिपल्स को मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर इंप्लीमेंट कैसे करना है, यह भी उसको पता होना चाहिए। तो ये वो बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं जो किसी भी जूरिस्ट में होनी जरूरी हैं, तब वो शख्स जो है वो फतवा दे और उस फतवे की वैल्यू है इस्लामिक प्रिंसिपल्स में। अब आप खुद इस चीज के जो है वो अकलमंद लोग हैं, जनरल पब्लिक जो है वो, उनको अब मैंने क्राइटेरिया बता दिया। अब खुद आप जिस भी जूरिस्ट, जो भी जूरिस्ट किसी भी शख्स के बारे में, किसी भी दूसरे आलिम के बारे में, जिस भी मुफ्ती के बारे में अगर कोई बात करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो है वो क्या एक्चुअल क्रेडिबिलिटी है, तब आप उसकी बात को वेटेज दे सकते हैं। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से कि इसके ऊपर क्लियर लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि इनोसेंट लोगों को, जिन लोगों से, मौलवियों को, क्योंकि बहुत सारे मौलानाज ने बहुत सारे फिरकाबाजी अपनी अपनी मर्जी से, अपनी अपनी लिहाज से इस्लामिक प्रिंसिपल्स को मोल्ड किया हुआ है, सबको पता है ये। तो अब वो जो इंटरप्रिटेशंस उन्होंने अपनी मन मर्जी से की हुई हैं, उसके मुताबिक वो जिसको चाहें, अपनी ग्रजीज, पर्सनल ग्रजीज की वजह से, अपनी अनमाइटी की वजह से, अपने अल्टीरियर मोटिव्स की वजह से, अपने जो भी उनके जो मामलात हैं उनकी वजह से, अगर वो फॉर एग्जांपल उनको जो है वो फॉर एग्जांपल किसी भी इनोसेंट पर्सन को इन हीनियस नेचर के ऑफेंसेस में उलझाना चाहें, तो उनके अगेंस्ट लेजिस्लेशन होना बहुत जरूरी है। तो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो है उसको चाहिए कि इन सारे मौलानाज और मुफ्तीज को एक तो क्राइटेरिया डिटरमिन करें, दूसरा सेकंड नंबर पे कि हर किसी के मुंह में फतवा नहीं होना चाहिए कि वो जिसको मर्जी जब मर्जी इशू कर दें। तो क्योंकि ये शरीयत का मामला है, इस्लामिक प्रिंसिपल का मामला है, किसी भी मुसलमान की मोडेस्टी और रिस्पेक्ट का मामला है,
और इसलिए इसको स्ट्रिक्टली जो है वो प्रोहिबिट होना चाहिए कि कोई भी इस तरह के जो मुफ्ती जो है वो जो थोड़ा बहुत नॉलेज इकट्ठा किया और वो जाके फतवा दे दें किसी के ऊपर और इनोसेंट लोगों को प्रोवोक करें कि वो कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस या एक्सट्रीमिस्ट जो है वो बने और उसके अंदर जो है वो किसी इनोसेंट की जो है वो जिंदगी को जाया करें या किसी उसकी इनोसेंट पर्सन की लाइफ को तबाह करने की कोशिश करें, तो उनके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो स्टेट के लेवल पे होना बहुत जरूरी है। और इसमें मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को रिक्वेस्ट है कि वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बिल पेश करें इस चीज के बारे में कि ब्लास्फेमी लॉज को खत्म ना करें। देखिए जरूरी है ये कि ऑनरेबल इज्जत माब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को, रिस्पेक्ट को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, तो इसको जो है वो होना जरूरी है। लेकिन अगर कोई शख्स इसको मिसयूज करे, उनके खिलाफ भी क्रिमिनल कार्रवाई और इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन जो है स्पेशल लॉ के अंदर होनी चाहिए। समरी ट्रायल के अंदर उसको पनिशमेंट देनी चाहिए कि अगर कोई डिसप्रूव करे। जैसे कि इस्लाम का प्रिंसिपल भी सेम है। इस्लाम का प्रिंसिपल क्या है? अगर किसी शख्स ने लियान किया, फॉर एग्जांपल हस्बैंड ने वाइफ पे एलिगेशन ऑफ जिना लगाया, या फॉर एग्जांपल वाइफ ने हस्बैंड पे जो है वो एलिगेशन ऑफ जिना लगाया, तो इसमें क्या होगा? अगर हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर लगाया या वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर लगाया, तो अगर वो 4 मेल अडल्ट विटनेसेस, आई विटनेसेस ना ला सका, प्रूव ना कर सका उसको तज़कियत शहूद और इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक, तो उसकी पनिशमेंट क्या है कि उस शख्स को 80 कोड़े लगाए जाएं, 80 स्ट्राइप्स उसको लगाए जाएं। तो अब जब गलत गवाही देने वाले की सजा इस्लाम में भी प्रोवाइडेड है, शरीयत में प्रोवाइडेड है, तो हमारे पाकिस्तानी लॉज में भी वैसे तो जनरली प्रोवाइडेड है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको ब्लास्फेमी जितना हीनियस ऑफेंस है उसके मुताबिक हीनियस ऑफेंस की पनिशमेंट भी उस हिसाब से होनी चाहिए। तो लिहाजा और उनके खिलाफ एज ए मैटर ऑफ राइट, अगर बेचारा एक्यूज्ड नहीं उनके ऊपर केस फाइल कर सकता कि दे आर स्ट्रांग इनफ कि वो प्रोपेगेंडा कर सकते हैं या उसको उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो फिर स्टेट को चाहिए कि उनके खिलाफ एज ए मैटर ऑफ राइट प्रोसीड करें, कि जैसे ऑटोमेटिक प्रोसीडिंग होनी चाहिए कि अगर आप डिसप्रूव हो गए, फौरी तौर पे कंप्लेनेंट के खिलाफ जो है वो क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो है वो आइंदा लोग इलीगल फतवे या इस तरह सडन प्रोवोकेशन या इलीगल प्रोवोकेशन जो है वो इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट ना हो सके। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इस्लामिक लॉ में और पाकिस्तानी लॉ में जो विटनेस या एविडेंस का स्टैंडर्ड है टू प्रूव द ब्लास्फेमस जो एलिगेशंस हैं या एक्यूजेशन है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लास्फेमस लॉज हैं, यानी आप यूं समझ लें कि जो 295C है फॉर एग्जांपल, या 295A से लेके 295C तक, या 298A और B और C, जिसमें प्रोवाइडेड है कि इवन डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर हो तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। अगर अगेंस्ट द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर डेरोगेटरी रिमार्क्स हुए तो 298B में वो भी पनिशेबल है। और अहमदीज और कादियानियों के अगेंस्ट भी पनिशमेंट है 298C में, कि अगर वो जो है अपने आप को मुस्लिम कहें, अगर वो इस्लाम की प्रीच करने की कोशिश करें, अगर वो अपने आप को मुस्लिम कहना शुरू कर दें, अगर वो तबलीग शुरू कर दें, अगर वो अपने आप को मुसलमान या अपनी इबादत गाह को मस्जिद, ये वो सारे मामलात हैं जो ब्लास्फेमी से रिलेटेड है। अब मेरा इसके ऊपर जो है वो मामला ये है, मैं इसके ऊपर ओपिनियन ये अपना रखता हूं और मेरे से रिलेटेड जो थिंक टैंक हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, उनसे भी मैंने कुछ चीजों में जो है वो मुशावरत की। तो ब्लास्फेमी लॉज को चाहे हम खत्म ना करें, उनको उनकी एग्जिस्टेंस होना भी जरूरी है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई अदर रिलीजन या कोई भी ऐसा शख्स इसके ऊपर कोई ऐसा मामला करे तो उनकी पनिशमेंट होना जरूरी है। लेकिन इनोसेंट को सजा होना जो है वो, जैसे इंजीनियर मिर्जा के ऊपर खामखा एलिगेशन प्रीवियस एनवाइटी की वजह से उसके ऊपर जो है वो एक खास तबके ने जो है वो इशू किया, और अब वो दे आर एक्चुअली इनडायरेक्टली थ्रेटनिंग के जी हम ये कर देंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो देखिए इन चीजों को से बाज रहना जरूरी है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस क्या है। नंबर 1, 2 मेल अडल्ट विटनेसेस जो आई विटनेस हो उनका होना जरूरी है अगर आप 295C को प्रूव करना चाहें। अगर आप इंजीनियर मिर्जा के मामले में देखें तो कोई अवेलेबल नहीं है, अभी कंट्राडिक्शन सामने आ गया। नंबर 2, अब जो भी विटनेसेस हैं उन विटनेसेस की क्वालिफिकेशन क्या है कि वो तज़कियत शहूद के प्रिंसिपल पर पूरा उतरने वाले विटनेस होने चाहिए, कि आप ब्लास्फेमी पे एलिगेशन लगा रहे हैं तो आप तज़कियत शहूद की डेफिनेशन में फॉल करने चाहिए। अब तज़कियत शहूद क्या है? तज़कियत शहूद की डेफिनेशन क्या है कि तज़कियत शहूद का मतलब है कि ही मस्ट बी द राइटियस पर्सन,
ही मस्ट बी ट्रस्टवर्दी, ट्रुथफुलनेस, एब्सटिनेंस फ्रॉम मेजर सिंस, जो बड़े गुनाह हैं उनसे वो बचता होना चाहिए, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाला होना चाहिए बंदा, और उसके अलावा इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारने वाला शख्स होना चाहिए। और इसमें स्टैंडर्ड क्या है एविडेंस का? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए आपकी एविडेंस के अंदर। तो तब और फिर ये सारे मामला कलेक्टिवली अगर किसी विटनेस में और उस एविडेंस में मौजूद हैं तो उस शख्स को 295C में डेथ सेंटेंस होगी, क्योंकि यह हीनियस ऑफेंस है। तो इस्लामिक प्रिंसिपल भी और जो पाकिस्तान पीनल कोड और QSO में जो विटनेस की जो क्रेडिबिलिटी बताई गई है वो उसको फॉलो करना स्ट्रिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इसके ऊपर जो है वो व्यू है डिफरेंट केसेस में कि स्ट्रिक्ट उसके ऊपर जो है वो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। विटनेसेस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत जरूरी है, ये किसी की जान लेने के लिए, किसी के ऊपर हद लागू करने के लिए जरूरी है इन क्वालिफिकेशन को पूरा उतरना। अब आप 295C में उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब एज फार एज दी वीडियो जो कि इंजीनियर मिर्जा साहब से जो मंसूब की जा रही है गुस्ताखी, जो कि एक एक्सप्लेनेशन थी असल में किसी भी एक खास तबके के बारे में, उसको उन्होंने जो है वो मिस इंटरप्रेट करके जो है वो फॉल्स एलिगेशन की। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंप्लेनेंट कितना बड़ा राइटियस पर्सन है, क्या वो तज़किया तो शहूद की डेफिनेशन में आता है या नहीं, ये सारी चीजें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैं जो कि एट द टाइम ऑफ ट्रायल या एट द टाइम ऑफ जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उस टाइम पे देखा जाएगा। अब आ जाता है कि फॉल्स एलिगेशन जो लगाता है उसकी क्या पनिशमेंट लॉ में प्रोवाइडेड है, कौन सा लॉ है जो फॉल्स एलिगेशन को या किसी शख्स को डिफेम करने पे या किसी के खिलाफ खामखा फॉल्स FIR कराने की पनिशमेंट क्या है, और उनको हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अगर कोई शख्स किसी के खिलाफ फॉल्स FIR कराए या फॉल्स एविडेंस दे तो अंडर सेक्शन 182 पाकिस्तान पीनल कोड उसके खिलाफ FIR होगी और उसको हमेशा के लिए गवाही देने के लिए बार कर दिया जाएगा, अनलेस कि भाई वो तौबा करे, उसे रिपेंटेंस हो और कुछ टाइम पीरियड है कि उसके बाद उसकी गवाही मानी जाए। अदरवाइज वो हमेशा के लिए गवाही देने से गुरेजा रहेगा। किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी पुलिस स्टेशन में, कहीं पे अगर वो गवाही देगा तो उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी जो शख्स 182 का मुर्तकिब हुआ। तो फॉल्स एलिगेशन या फॉल्स FIR या फॉल्स फतवा या फॉल्स किसी के ऊपर जो है वो आपने एक्यूजेशन की तो आप 182 PPC में पनिशेबल ऑफेंस है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सेकंड क्या है? 211 पाकिस्तान पीनल कोड। अब 211 क्या है? किसी भी शख्स के अगेंस्ट फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस लगाया जाए, इंटेंशन पीछे हो कि उसको इंजरी की जाए, उसकी रेपुटेशनल हार्म हो, उसको नुकसान पहुंचे और मुआशरे में उसकी जो है वो बदनामी हो, तो जो शख्स किसी के ऊपर जिस ऑफेंस का एलिगेशन लगाएगा उसी ऑफेंस की पनिशमेंट उसके ऊपर सेम पनिशमेंट लागू होगी। सेक्शन 211 पाकिस्तान पीनल कोड क्या कहता है? अगर मैंने किसी शख्स के ऊपर एलिगेशन लगाया जिसकी सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट थी, उम्र कैद थी या डेथ सेंटेंस थी, और वो बाद में डिसप्रूव हुआ, तो फिर मेरी बीइंग ए कंप्लेनेंट वही सजा है जो मैंने उसको दिलानी चाहिए। यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के केस में अगर यह केस डिसप्रूव होता है, जो कि होगा, अगर यह डिसप्रूव होता है तो डिस अप्रूवल पे जो कंप्लेनेंट है या जिसने कॉन्स्पायर किया, सेक्शन 120B ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में जिसने किसी शख्स को प्रोवोक किया, कॉन्स्पिरेसी की कि किसी तरीके से किसी बंदे के थ्रू जो है वो इसके अगेंस्ट कोई FIR कराई जाए या उसकी वजह ऑफ एक्यूजेशन बने या डेथ सेंटेंस की वजह बने या कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की वजह बना कोई शख्स, या अबेटमेंट की 109 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में, तो उसकी भी सेम सजा है जो सजा आपने किसी दूसरे शख्स को दिलानी चाहिए। यानी 211 क्या कहता है कि अगर आपने किसी शख्स को सजा दिलाने की कोशिश की, चाहे वो लाइफ इंप्रिजनमेंट थी, चाहे वो 2 साल की सजा थी, चाहे वो 10 साल की सजा थी, जिस भी ऑफेंस में आपने उसको चार्ज करवाने की और उसको इंटेंशन ये थी कि उसको सजा हो जाए, आपका अल्टीरियर मोटिव था उसके पीछे, तो तब क्या होता है कि उस शख्स जो कंप्लेनेंट है उसके लिए भी सेम सजा है अगर वो डिसप्रूव होता है। अगर वो क्वटल हो जाता तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई 211, 182 पाकिस्तान पीनल कोड में होगी। अब आ जाती है बात 109 सेक्शन 109 एंड सेक्शन 120B ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट। अब होता क्या है, मुफ्ती जो डॉक्टर क्या नाम है उनका, आसिफ अशरफ जलाली साहब ने फतवा दिया
2-3 और मुफ्तियान कराम हैं जिन्होंने फतवा दिया, कुछ और लोग हैं जिन्होंने एंडोर्स किया पब्लिकली सोशल मीडिया पे। अब उन्होंने डायरेक्टली तो कंप्लेन नहीं की जाके, लेकिन उन्होंने कॉन्स्पायर किया, उन्होंने अबेटमेंट की, उन्होंने कोशिश की कि किसी तीसरे शख्स उमैर कादरी के थ्रू जो है या किसी भी चौथे शख्स के थ्रू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सजा मिले। तो अब अगर डिसप्रूव होता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का केस और जो उसमें एक्विटल होता है, तो फिर जो कंप्लेनेंट है उसके लिए भी सेम सजा, और अंडर सेक्शन 109 एंड 120 बी कॉन्स्पायरेसी की जो सेक्शन है उसके अंडर इन सारे मुफ्ती मौलवी जिन लोगों ने उस फॉल्स एलिगेशन को सपोर्ट किया, जिन्होंने प्रोवोक किया, जिन्होंने कॉन्स्पायर किया, उन सब की भी सेम सजा होगी एज पर पाकिस्तान पीनल कोड प्रोविजंस। मैंने आपको बता दी, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। अब वो सारे मौलानाज जिन्होंने सोशल मीडिया पे ऑनलाइन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को डिफेम करने की कोशिश की और उसके ऊपर जो है उन्होंने एलिगेशन लगाए, फॉर एग्जांपल कि किसी तरीके से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को इस्लामिक टीचिंग से रोका जाए, उसको डिसग्रेस किया जाए, उसको डिफेम किया जाए, उसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाए, उसको जो है वो सोसाइटी में बदनाम किया जाए, उसकी जिंदगी को एट रिस्क लाया जाए और उसको डेथ सेंटेंस दिलाई जाए। ये फेक एलिगेशंस और फेक एफआईआर और फेक कॉन्स्पिरेसीज, इन सारे मामलात को जब वो सोशल मीडिया पे ले आए, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जो है वो प्रोवोक किया गया, तो जब डिसप्रूव होने के बाद फिर उन लोगों को सेक्शन 20 ऑफ द पीका 2016, उसके अलावा सेक्शन 21 एंड सेक्शन 24 ऑफ द पीका एक्ट जो है वो उनकी सजा है, और जिसमें एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो बेसिकली कॉग्निजेंस ले सकती है, और ये एफआईए की डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन में आता है कि वो पीका के अंडर उन सब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे, और एनसीसीआईए जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो स्पेशल कॉग्निजेंस ले सकती है और वो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे। और ये सारे के सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, जिसमें बेल जो है वो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल है, और इनके अंदर जो है वो ये सारे लोग जो कॉन्स्पायरेसियां जो है वो कर रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे आके डिसग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं या फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं, डिस अप्रूवल के बाद ये सारे के सारे अकाउंटेबल होंगे। और इसमें मेरी रिक्वेस्ट है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से, इंशाल्लाह आफ्टर एक्विटल बाइज्जत बरी होने के बाद इन सब के अगेंस्ट मजमूई तौर पे आप ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे। सेकंड वन, सिविल रेमेडी जो डेफामेशन एक्ट है, डेफामेशन एक्ट में यानी इवन क्रिमिनल लॉ में, पाकिस्तान पीनल कोड में भी डेफामेशन की प्रोवाइडेड है, सेक्शन 500 और 499 में प्रोवाइडेड कि अगर किसी शख्स ने किसी को डिफेम करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ भी क्रिमिनल कार्रवाई और मिनिमम 1 मिलियन और मिलियंस में फाइन्स जो है वो हो सकते हैं। तो ये भी कार्रवाई जो इनसे कंपनसेशन, रिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड जो इन्होंने किया, आपका डिफेम किया गया, इन सारे के अगेंस्ट जो है वो कंपनसेशन आप रिसीव कर सकते हैं, ये आपका राइट होगा। लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास क्या क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं, कि अब बहुत सारे मुफ्तियान कराम जो कि क्रेडिबल मुफ्ती हैं और माशाल्लाह सीनियर मुफ्तियान कराम हैं, बहुत सारे मुफ्तियों के इवन उस्ताद हैं, उन्होंने इसको यानी इल्लीगल फतवा और फेक फतवा जो है वो डिक्लेयर किया, और उस वीडियो को जो है वो खामखा प्रीवियस एनएमआईटी पे बोगस जो है वो मामलात बना के उसको जो है वो एफआईआर कराई गई। तो ये सारा कुछ डिक्लेयर किया गया। तो अब इसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस के ऊपर जो है वो कमेंट कर रहे थे कि जी आप बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट, आप जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है वो अभी तक क्यों अरेस्टेड हैं, आप जरा बताएं हमें, ये स्टेट का कसूर है ये वो। तो मैं उन सब के लिए ये जवाब देना चाहता हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो हैं उनके लिए ये जरूरी था प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बड़े बेहतर तरीके से यानी यानी ताकि इंतशार ना फैले, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं, जो इंतशार पसंद टाइप लोग होते हैं, वो किसी भी तरीके से मौलाना जो मुफ्ती साहब हैं या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते थे अगर वो बाहर रहते। तो ही इज अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अब वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो उनको एटलीस्ट वो स्टेट की कस्टडी में है तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये उनके लिए जरूरी था कि क्योंकि इससे पहले कि कोई जितने वो अपने शागिर्दों को, अपने बहुत सारे जो है वो मुरीदों को प्रोवोक कर रहे थे
इंड्यूस कर रहे थे कि जाके आप एक्शन लो और जाके ये कोई काम, कोई इलीगल एक्ट कमिट करो। तो इससे पहले कि क्लैरिटी आए मामलात में, थोड़ा पीसफुल तरीके से जो है वो लीगल प्रोसीडिंग को चलाया जाए, तो वो कोई ना कोई इलीगल एक्ट कमिट होता। तो इसलिए स्टेट ने बहुत अकलमंदाना फैसला किया कि वो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। तो वहां प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई ऐसा, कोई उनके ऊपर कोई तशद्दुद वाला बात नहीं होती, उसमें कोई ऐसी मतलब जो है वो क्रिमिनल कार्रवाई टाइप या जो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती कि जिसमें इंजीनियर साहब को या किसी भी क्रिमिनल किसी भी शख्स को जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाए, उनको जो है वो किसी उसके अंदर रखा जाए। तो ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि उनको अंडर कस्टडी रखा जाए कि बाहर उनको नुकसान ना हो या एब्सकॉन्डेंस ना हो या कोई भी ऐसा मामला ना हो, तो इसलिए वो अंडर सेफ कस्टडी है। अब उसके बाद अब अगर देखा जाए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास कौन कौन से रेमेडीज अवेलेबल हैं इस टाइम पे। अब रेमेडीज कौन कौन सी अवेलेबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास रेमेडी अवेलेबल है कि वो अंडर सेक्शन 561A CRPC में क्वाशमेंट ऑफ FIR पे चले जाएं, या अगर वो अभी अगर उस FIR में अरेस्ट नहीं हुए, प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो सेक्शन 3 ऑफ MPO है उसको जो है वो चैलेंज करें बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो फिर उसको क्वैश किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद उनके पास रेमेडी है कि इवन हाई कोर्ट्स फेयर इन्वेस्टिगेशन या फेयर डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट्स के लिए JIT बना सकते हैं, ताकि ब्लास्फेमस से रिलेटेड जो भी मामलात हैं, इससे ब्लास्फेमी से रिलेटेड, तो उनको मजीद उसमें क्लैरिटी आ सके और आइंदा के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बाउंड्रीज, कुछ लिमिटेशंस जो है वो डिटरमिन किए जाएं कि किसी भी इनोसेंट के ऊपर खामखा फतवे ना लगा दिए जाए। फिर उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास अंडर सेक्शन 265K CRPC रेमेडी अवेलेबल है। अब ये क्यों है? क्योंकि जो ब्लास्फेमी के लॉज हैं इसमें सेशन ट्रायल होता है, ये इसमें जुरिस्डिक्शन जो है वो सेशन कोर्ट्स के, कोर्ट ऑफ सेशन के पास होती है, तो इसलिए 265K CRPC में सेशन कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो कॉग्निजेंस लेके डायरेक्ट, बगैर ट्रायल के डायरेक्ट एक्विटल पिटीशन जो है वो उसको जो है वो टेकअप किया जाए, और उसके अंदर जो है वो अपने ग्राउंड्स के, एक्विटल पिटीशन के दो ही ग्राउंड्स हैं कि देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन और उसके अलावा कोई एविडेंस डेफिशिएंट है, तो फिर आपको फौरी तौर पे एक्विटल कर दिया जाता है। तो ये जो हेक्टिक और लेंथी प्रोसेस ऑफ ट्रायल है उससे आप बच सकते हैं, और उसमें जो है वो इमीडिएट रिलीफ जो है वो आपको मिल सकता है। तो ये वो रेमेडीज हैं जो जरूरी हैं। फिर उसके बाद जो फॉल्स एविडेंस देते हैं या परजरीज जो है, या इवन अगर कोई शख्स इनकी वीडियो को एडिट करके या किसी भी तरीके से जो है मोल्ड करके अगर एविडेंस में पेश करेगा, तो उनके लिए भी पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 191 से लेके सेक्शन 200 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में प्रोवाइडेड है कि वो उनकी क्या पनिशमेंट होगी और उनके लिए क्या तरीका होगा। और ये 476 CRPC में इवन जजेस खुद रिकमेंडेशन रेफरेंस बना के भेज सकते हैं बिफोर द ट्रायल कोर्ट के इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और उनको जो है वो पनिशमेंट सुनाई जाए, ताकि आइंदा कोई शख्स जो है वो इनके खिलाफ या कोई ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन या फॉल्स एलिगेशन या फॉल्स FIR जो है वो ना करा सके। तो इसलिए, और मेरी जनरल पब्लिक से आखिरी रिक्वेस्ट फाइनली ये है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पे कोई इल्जाम लगाता है, तो आप कोशिश ये करें कि फौरी तौर पे उस पर रिएक्ट करने से बेहतर ये है कि आप एनालाइज करें चीजों को, न्यूट्रल ओपिनियन लें, और ये सेक्टेरियन जो सिस्टम है, जो ये पोलराइजेशन है पाकिस्तानी सोसाइटी में, या इवन इस्लामिक जो है वो स्कॉलर्स और इन फिरकों के बीच में ये फिरका वारियत की जो जंग है, इससे बाहर निकल के आप न्यूट्रल ओपिनियन दें और न्यूट्रल ओपिनियन रखें और एनालिसिस करके देन आप किसी एक चीज के ऊपर पहुंचे, तब आप जो है वो एक बेहतरीन सोसाइटी की बुनियाद रख सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी लीगल क्वेश्चन हो, कोई भी आपका जो है वो किसी भी ये तो एक, क्योंकि ब्लास्फेमी और क्रिमिनल ऑफेंसेस और फॉल्स एलिगेशंस और जो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस इन इस्लामिक लॉ, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड कुछ मामलात चल रहे थे, तो उनसे रिलेटेड ये मेरा लीगल ओपिनियंस थे और इंटरप्रिटेशंस थी कुछ लीगल मामलात की, इसलिए मैंने इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस किया। लेकिन अगर आपको इसके अलावा भी कोई लीगल मामला जो रोजमर्रा रूटीन में आपके मामलात है, अगर कोई ऐसा इशू हो, तो आप हमें जो है वो कमेंट्स में या वैसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी लॉ फर्म जो है वो हर वक्त अवेलेबल है। इंशाल्लाह इसके अंदर किसी इनोसेंट पर्सन को जो है वो हमसे फायदा हो, तो मेरे लिए ये जो है वो ये खुशनसीबी होगी कि अल्लाह ने मेरे से जो है वो कोई नेकी ले ली या मेरे थ्रू जो है वो कोई काम करा लिया। तो ये जो है वो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डू लेट अस नो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।